नमस्कार दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम लोग केमिस्ट्री में बेसिक जो हमारा केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसको हम कवर कर रहे थे और उसके अंतर्गत आप लोगों ने वैलेंसी पढ़ा, केमिकल रिएक्शंस को कैसे फॉर्म करना है, केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स होते हैं, यौगिक होते हैं, उनका नामकरण कैसे होता है और केमिकल फार्मूले आप लोग को कैसे याद रखने हैं। हमने उस चीज़ पे अभी तक बात कर ली है और बहुत खूबसूरती से हमने रिएक्शन को बैलेंस करना भी सीख लिया है। तो मुझे लगता है यहाँ तक की बातें सभी लोग को अच्छे से याद रहेंगी। तो अगर आप लोगों ने ये सारी बातों को सीख लिया है तो अब आ जाते हैं सर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब हम यहाँ पर देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कि कितने टाइप की हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। चलिए आप लोग रिप्लाई करिए, तो कितने टाइप के आप लोग केमिकल रिएक्शन सुनते हो, पढ़ते हो? बहुत से लोग, जो जूनियर हमारा स्कूलिंग रहता है उसमें अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शन हम लोग सुनते हैं। जैसे बहुत से लोग फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन आंसर देंगे। कुछ लोग आंसर देंगे सर फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन मतलब अग्र अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया। कुछ लोग इसी में और नाम ले सकते हैं सर ऑक्सीकरण, अपचयन, है ना। ये सब के सब क्या है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। पर मेरे प्यारे साथियों, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, बोलने के लिए तो बहुत से टाइप है सर। अग्र अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया, धीमी अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया या मंद अभिक्रिया जिसको बोलते हो धीमी अभिक्रिया को। बाकी तीव्र अभिक्रिया है, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। कुछ लोग बोलते हैं सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब विस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, सब नाम है। पर मेरे प्यारे साथियों, आगे से केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर आपसे कोई भी पूछे कि भैया केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, आपको बस दो टाइप बताना है। अब ये दो टाइप में आप बता दो कौन कौन से वो दो टाइप हैं। तो भाई याद रखिएगा हमेशा के लिए इस चीज को कि जो केमिकल रिएक्शन है वो दो टाइप में हम लोग दो ही मेन कैटेगरी लेंगे। एक आएगा सर हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या है सर रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये है हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और जो दूसरा रहता है हमारा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इररिवर्सिबल रिएक्शन। जिसे हम नाम देंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। दिख रहा है सब लोग को? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ये दो टाइप के हम लोग को मेन रिएक्शन देखने हैं। अब आते हैं सर इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने कि कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल कब होगा या रिवर्सिबल रिएक्शन की क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सर पहला तो, ठीक है, पहला जो रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टी है कि सर ये बाई डायरेक्शनल है। ये क्या है सर? बाई डायरेक्शनल रिएक्शन है। बाई डायरेक्शनल रिएक्शन का मतलब द्विदिशात्मक अभिक्रिया, दोनों ही दिशाओं में होता है। ठीक है, द्विदिशात्मक अभिक्रिया मतलब सर आप सबने ये बात सुना होगा कि अगर मान लीजिए मैंने H2 प्लस ऑफ I2 को मिलाया और उससे मेरा बन रहा है HI, 2 टाइम्स ऑफ HI। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सर हाइड्रोजन और आयोडीन अभी किसका रोल प्ले कर रहे हैं? अभिकारक का। और वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड। वो क्या बन जा रहा है? प्रोडक्ट, उत्पाद। बट आप देख रहे हैं कि मैंने एरो का डायरेक्शन दोनों साइड किया है। मतलब हाइड्रोजन आयोडीन मिलके HI बनाएंगे और HI टूट के हाइड्रोजन और आयोडीन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसे रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में चलते हैं वो कौन से रिएक्शन होते हैं सर? रिवर्सिबल रिएक्शन। अब एक बात समझिए, अगर ये दोनों डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर सर ये अभिक्रिया दोनों ही दिशाओं में चल रही है, तो इस अभिक्रिया के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सर एक पॉइंट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब अग्र अभिक्रिया की दर और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन पश्च अभिक्रिया की दर दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। और इसी पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था कौन से अभिक्रिया में पाया जाता है? तो सर रिवर्सिबल अभिक्रिया में, रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो मैं लिख दे रहा हूं साम्य अवस्था प्राप्त होती है। साम्य अवस्था इस अवस्था में प्राप्त होती है अभिक्रिया में। रिवर्सिबल इन रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम सस्टेन। ओके,
अच्छा, और सोचिए, और क्या होगा? क्या ये कभी अपनी पूर्णता को प्राप्त कर पाएगी क्या? ये तो वैसा वाला गेम हो गया ना, जैसे टग ऑफ वॉर होता है, रस्सी कस्सा वाला खेल। दोनों टीमें बराबर ताकतवर हैं, दोनों टीमें बल लगा रही हैं, एक दूसरे को खींचने की कोशिश ज़रूर कर रही हैं। वो देखते हो ना, रस्सी खींचते हैं दोनों अलग-अलग टीम में। पर अगर दोनों बराबर हैं, दोनों मान लो 5000 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो भैया रस्सी ऐसा लगेगा कि रुका हुआ है। तो उसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं साम्यावस्था। और इसमें ना तो अभिकारक उत्पाद में बदल पा रहा है, ना उत्पाद अभिकारक में बदल पा रहा है, इसलिए कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करती, कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। याद रखिए, इस अभिक्रिया की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। ठीक है, इंग्लिश वाले लिख लेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। या और पॉइंट में और आ जाइए, हमेशा याद रखना जब बात होगी रिवर्सिबल रिएक्शन की, रिवर्सिबल रिएक्शन एक अपने आप में सर हाइपोथेटिकल थॉट है। हाइपोथेटिकल थॉट है। हाइपोथेटिकल थॉट का मतलब क्या होता है? ये बस एक विचारधारा है। ठीक है, ये बस एक विचार है। भाई पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें से रिवर्सिबल रिएक्शन हो पाना संभव नहीं है। इसका अर्थ यह है कि ज़्यादातर अभिक्रियाएं जो हैं वो इरिवर्सिबल मैनर में कंप्लीट कराई जाती हैं, और रिवर्सिबल होना एक हाइपोथेटिकल थॉट है। अच्छा, अगर किसी बच्चे से ये बात पूछना हो कि सर क्या रिवर्सिबल रिएक्शन हम कभी सस्टेन कर सकते हैं, कभी प्राप्त भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो सर अगर प्राप्त करना होगा तो हम लोग को हमेशा कहाँ लेना है? इनक्लोज सिस्टम। हमेशा याद रखना, ये सवाल एसीएफ में आया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन कहाँ पाया जा सकता है, संभव है? तो केवल व केवल बंद निकाय में संभव है। ये केवल कहाँ संभव है? बंद निकाय में संभव है। बंद निकाय में संभव। ये होता है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। याद रह जाएगा सभी लोग को कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, पॉइंट्स हैं। तो भैया रिवर्सिबल रिएक्शन केवल क्लोज सिस्टम में पॉसिबल है। और अभी देखो, रिवर्सिबल का आपने जितना भी पॉइंट ले लिया ना, उसी उसी चीज को आप क्या करोगे सर? उल्टा कर करके लिखते जाओगे, तो आप लोग को क्या मिल जाएगा? इरिवर्सिबल रिएक्शन से रिलेटेड पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसे पहला पॉइंट इसका यही मिलेगा, अगर ये बाई डायरेक्शनल है तो ये क्या है? यूनिडायरेक्शनल। ये क्या हो जाएगा? यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? एकल दिशात्मक अभिक्रिया। एकल दिशात्मक अभिक्रिया। ओके। दूसरा नंबर पॉइंट कि क्या सर इसमें साम्यावस्था कभी पॉसिबल है? रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कभी बराबर होंगे? तो बिल्कुल नहीं होंगे। इसका मतलब हो गया कि सर साम्यावस्था इस अभिक्रिया में संभव नहीं है। साम्यावस्था संभव नहीं है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चल रहा है ना। और इक्विलिब्रियम तब आता है जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों एक दूसरे के क्या रहे? बराबर रहे। यहाँ तो सब कुछ एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो साम्यावस्था संभव नहीं है सर, नहीं है। ओके। चौथा नंबर पॉइंट, चौथा नंबर पॉइंट कि भैया कभी पूर्णता को प्राप्त, ये कौन? रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती, पर ये पूर्णता को प्राप्त होते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, पूर्णता को प्राप्त होते हैं। एक वाला पॉइंट आपने अच्छे से पढ़ लिया, दूसरा वाला पॉइंट आपको बोनस से मिलने लग गया। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है सर? एक हाइपोथेटिकल थॉट है, कौन? रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन याद रखना है, दे आर द प्रैक्टिकल रिएक्शन। सर ब्रह्मांड की, समझिएगा, ब्रह्मांड की सभी संभव अभिक्रियाएं, सभी संभव अभिक्रियाएं जो पॉसिबल हैं, जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती हैं, सभी संभव अभिक्रियाएं क्या है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। बात समझ में आ रही है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है मतलब जितनी भी हमारी 99.999% अगर आप अभिक्रिया देखोगे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो रही है, तो वो क्या है? इरिवर्सिबल नेचर की है। वो हमेशा क्या है? इरिवर्सिबल नेचर की है। एवरी पॉसिबल, ये एवरी प्रैक्टिकल रिएक्शन आर इरिवर्सिबल इन नेचर। इंग्लिश वाले लिख देंगे, बाइलिंगुअल है तो मैं हिंदी में लिख रहा हूं, तो मैं अंग्रेजी में आप लोग को लिटरेट कराते हुए चल रहा हूं। चलिए
आप बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन तो क्लोज सिस्टम में प्राप्त हुआ, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहाँ प्राप्त होगा? तो सर ये एग्जिस्ट इन बोथ ओपन एंड क्लोज सिस्टम, बोथ ओपन एंड क्लोज सिस्टम। मतलब ये ओपन सिस्टम में भी संभव है और मतलब खुला निकाय और बंद निकाय दोनों में संभव। लिख दे रहा हूं मैं, खुला निकाय एवं बंद निकाय दोनों में संभव। दोनों में क्या रहेगा? संभव रहेगा। मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आपको सिस्टम के ऊपर ध्यान ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, ये सारे प्रैक्टिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शंस ही हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? सब लोग को बातें समझ में आ रही हैं? ओपन सिस्टम में भी पॉसिबल है, क्लोज सिस्टम में भी पॉसिबल है। ओपन सिस्टम के अंतर्गत आप लोग को पता है कि जहाँ पे मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर संभव हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक कटोरे में पानी रख के उसको धूप में रख दिया, तो आप जब ये 2 4 10 घंटे बाद आओगे, मान लो सुबह 8 बजे रखे और शाम को 4 बजे आप जा रहे हो, कटोरे में आपने 1 लीटर पानी रखा था धूप में, कड़कड़ाती धूप में, तो स्वाभाविक सी बात है जब आप शाम को 4 बजे जाओगे तो आपको क्या पूरा 1 लीटर पानी मिलेगा? नहीं सर, कुछ हिस्सा जल का जो है 100 मिलीलीटर 200 मिलीलीटर क्या हो जाएगा? इवोपरेट हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जित हो जाएगा। यस और नो जी? तो वाष्पीकृत हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हो गया कि मास बदल गया, पहले 1000 मिलीलीटर था, अभी 800 मिलीलीटर मिल रहा है, तो मास चेंज हुआ। साथ ही साथ में एनर्जी चेंज हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल सर, पहले वो ठंडा था पानी, आपने धूप में रख दिया, 4 बजे जाके उसको टच करोगे तो पानी गर्म रहेगा, मतलब उस पानी ने एटमॉस्फेयर से क्या किया है? थर्मल एनर्जी को अपने अंदर, उसमें ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित किया हुआ है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सर एनर्जी का भी ट्रांसफर हुआ है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, है ना, निकाय और परिवेश के बीच में, और द्रव्यमान में भी परिवर्तन हुआ है। तो ऐसा निकाय जहां पे मास और एनर्जी, मास मतलब द्रव्यमान, अमाउंट, तो मास और एनर्जी दोनों में ही ट्रांसफर होता है, वो ओपन सिस्टम कहलाता है। और जहां केवल व केवल एनर्जी ट्रांसफर हो, मास ट्रांसफर ना हो, क्वांटिटी ना बदले, जैसे मैंने पानी को बर्तन में पैक कर दिया और उसको धूप में रखा, या थर्मस में डालकर धूप में रखा, तो पानी गर्म जरूर हो जाएगा पर 1 ग्राम कम नहीं होगा। तो वो क्या हो जाएगा? मास वहां पर फिक्स हो गया, क्वांटिटी फिक्स हो गया, वो नहीं बदला, पर एनर्जी बदली। भाई ठंडा पानी गर्म हुआ मतलब उसने थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी को क्या किया है? अवशोषित किया है, एब्जॉर्ब किया है। तो जब आप मास चेंज हो जाएगा पर एनर्जी ना चेंज हो, तब हम उसे क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो छोटा सा एक पॉइंट है, सिस्टम पढ़ा भी देता हूं, ज्यादा लोड वाली बात ही नहीं है, ठीक है। ये जो निकाय रहता है ना, निकाय, ऐसे ही नोट करके लिख लो। नोट मतलब ये टॉपिक से थोड़ा सा हटके है, बस ऐसे आप लोग का सवाल पूछ देता है, क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम में पूछ देता है तो थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट, पर कोई बात नहीं है, आया है। तो साइंस का मतलब क्या होता है पता है? साइंस का मतलब होता है कि आप फ्लो करो कॉन्सेप्ट्स के साथ। मैंने जितनी पॉइंट्स लिखवाई हैं, आप साधारणतः किसी किताब में जाइए, ये पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगी। ये इक्विलिब्रियम और ये सारी चीजें, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, रिवर्सिबल रिवर्सिबल, मैं लिख के दे रहा हूं, शायद किसी किताब में आपको ना मिले, ठीक है। कारण यही है बिकॉज हमारा साइंस अलग है, हमारा साइंस ऐसा है कि हम सोचते हुए बहते हैं उसमें। एक पॉइंट ये आया बाई डायरेक्शनल, मतलब मैं समझ गया कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं करेगा, और बाई डायरेक्शनल है, दोनों साइड की टीमें काम कर रही है, मतलब इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, और इक्विलिब्रियम कभी भी पॉसिबल है तो सिस्टम को अमाउंट नहीं चेंज करना है, मतलब कि सिस्टम कैसा है? क्लोज सिस्टम। बस ये सारे पॉइंट इंटर रिलेटेड है, एक लाइन पकड़ा, दूसरा लाइन खुद ब खुद बन रहा है, समझ में? और ये जितनी पॉइंट्स रखा हूं, इस पे सवाल बनते हैं, बहुत डेकोरेटेड वे में मैं चीजें आप लोग तक पहुंचाता हूं, ताकि मेरा बस इतना प्रयास रहे कि एग्जाम में ऐसा कुछ भी ना आ जाए, टफ से टफ हो, इजी से इजी हो, जो बच्चों को परेशान करे, ठीक है। चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे साथियों। अब सिस्टम एक शब्द आया है, लोगों के दिमाग में आ भी रहा होगा कि भैया ये सिस्टम क्या है ना? सिस्टम पे सिस्टम सुने तो हो गई, इस सर ये सिस्टम क्या है जिसे हम क्या कहते हैं सर? निकाय कहते हैं, निकाय, ठीक। तो इसे आप लिख लीजिए, ब्रह्मांड का वह भाग जहां अध्ययन केंद्रित होता है, जहां अध्ययन केंद्रित हो, बस एक लाइन में, ठीक है। अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स वेयर ऑल स्टडी आर फोकस्ड, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स वेयर ऑल स्टडीज आर फोकस्ड, जहां पर पूरा हमारा अटेंशन, हमारा स्टडी फोकस रहे, उसे ही हम क्या नाम देंगे? सिस्टम। जैसे मैं आपके सामने एक कहता हूं
कि सर एक मेरे पास एक मटका है, सुनिएगा, ये मटका है और मटके में पानी है। भाई मेरे एक मटका है, मटके में पानी है, अब पानी ठंडा है, पानी ठंडा है। चलिए बता दीजिए, एक मटका नहीं, एक कमरा है, कमरे में मटका है, मटके में पानी है, पानी ठंडा है, सिस्टम कौन हुआ? सिस्टम कौन हुआ? ठीक है। इसी तरीके से एक और नया वर्ड आ जाएगा, सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग। सराउंडिंग को हम बोलेंगे परिवेश। ठीक भैया, सिस्टम को छोड़ के पूरा ब्रह्मांड, सिस्टम को छोड़कर संपूर्ण ब्रह्मांड सराउंडिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। अ पार्ट ऑफ सिस्टम, ऑल यूनिवर्स इज नोन एज सराउंडिंग, बस इतना है। और इसके बीच में एक आती है बात जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? बाउंड्री लाइन। किस नाम से जानते हैं सर? बाउंड्री लाइन या बाउंड्री। बाउंड्री क्रिकेट में भी देखे होगे ना, हिंदी में बोलेंगे परिसीमा। परिसीमा क्या है सर? सेपरेशन लाइन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब निकाय एवं परिवेश को पृथक करने वाला, निकाय व परिवेश को पृथक करने वाली वाला रेखा तंत्र जो बोलना है। ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे साथियों, कमरा है, कमरे में मटका है, मटके में पानी है, पानी ठंडा है, आप बता दीजिए कि सिस्टम कौन? बहुत से लोग रिप्लाई कर रहे हैं मटका। ओके, बढ़िया। कुछ लोग तो पानी कह रहे हैं। देखो मेरे भाई, ऐसा है कि भैया कमरा है, ठीक है, कमरे में मटका है, ठीक है, मटका पीतल का बना है कि मिट्टी का बना है कि सोने का बना है कि चांदी का बना है, ऐसा कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, जिसके ऊपर पढ़ाई होती है वो हमारा सिस्टम होता है। तो मटका सिस्टम नहीं है, तो जितने लोग मटके वाले हैं सब गलत हो गए। हमने क्या बोला? कमरे में मटका, मटके में पानी, पानी है ठंडा। पानी है ठंडा का मतलब आप समझ गए कि सर पानी का टेम्परेचर लो है, मतलब आप पढ़ाई किस पे कर रहे हो? पानी के ऊपर कर रहे हो। तो इसका अर्थ ये हो गया कि सर पानी सिस्टम है। यहाँ पे कौन सिस्टम है? पानी सिस्टम है। बात समझ में आया? और कहना चाहिए कि मटका जो है वो बाउंड्री का रोल प्ले कर रहा है, और कमरा जो हो गया वो ब्रह्मांड सराउंडिंग हो गया। समझ में आया? ऐसे ही एक क्वेश्चन और देता हूं कि मान के चलिए मेरे भाई कि यहाँ पर मैंने एक वाटर रखा है, ठंडी का सीजन होता है, तो आप सब लोग को पता है कि क्या करना है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक रॉड लगाते हैं ना, पानी गर्म करने के लिए। तो सर एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी है, पानी में इलेक्ट्रिक रॉड डूबा हुआ है और पानी गर्म हो रहा है। सिस्टम कौन? तो सर कहाँ काम हो रहा है? पानी के ऊपर, तो सिस्टम बन गया पानी। अच्छा, मैं फिर से बोलता हूँ, एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी है, पानी में इलेक्ट्रिक रॉड लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक रॉड में करंट सप्लाई हो रहा है। तो बाल्टी पे कुछ काम हो रहा है क्या? नहीं। पानी पे कुछ काम हो रहा है क्या? सर पानी गर्म हो रहा होगा, वो तो बात की बात है, पर इसने बोला नहीं ना। इसने काम किसके ऊपर किया? इसने काम किया इस इलेक्ट्रिक रॉड पे। भैया इलेक्ट्रिक रॉड में हमारा क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है। इसका मतलब इस बार सिस्टम इलेक्ट्रिक रॉड बन जाएगा। तो सिस्टम की मीनिंग आप लोग समझ पाए, और सिस्टम कितने टाइप का होता है? तो बेसिकली जो हमारा निकाय है, सिस्टम है, ये हम 3 प्रकार का लेते हैं। ठीक है, अब ये छोटा सा वर्ड आ गया था तो मैं इसको भी कवर कर देता हूँ। हालांकि हम लोग को तो केमिकल रिएक्शन पढ़ना था, कोई बात नहीं है, चलेगा। नोट इसलिए लिखवा दिया, नोट मतलब ये एडिशनल नॉलेज है, और ये एडिशनल नॉलेज ना बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो नोट में हम लोग 2 टाइप के सिस्टम, 3 टाइप के लेते हैं। एक आता है सर ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, इसे हम लोग खुला तंत्र या खुला निकाय बोलेंगे। खुला तंत्र या खुला निकाय। यहां पर क्या रहेगा? तो सर ये इस टाइप का एक सिस्टम है, ओपन सिस्टम, जिसमें है ना, इसमें क्या होगा? मास का भी ट्रांसफर होगा। मतलब यहाँ पे चेंज इन मास, मास अगर ट्रांसफर हो रहा है, मान लीजिए मैंने पहले 1 लीटर पानी रखा एक कटोरे में और उसको धूप पे ले जाके रख दिया, तो पहले पानी 1000 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर था, बाद में वो 800 मिलीलीटर हो गया, 200 मिलीलीटर हवा में उड़ गया ना जी। तो इसका मतलब मास में चेंज जीरो हुआ क्या? नहीं सर, चेंज आया ना। पहले 1 लीटर था 1000 मिलीलीटर, बाद में 800 मिलीलीटर हो रहा है। इसका मतलब चेंज इन मास जीरो नहीं है, मास चेंज हो रहा है। साथ ही साथ में चेंज इन एनर्जी भी जीरो नहीं होता है। तो जहां पे मास एंड एनर्जी दोनों ट्रांसफर होते हैं, इसमें क्या हो रहा है सर? मास
एंड एनर्जी बोथ ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब सिस्टम से सराउंडिंग भी होगा, सराउंडिंग से सिस्टम भी होगा, दोनों लगेंगे ना। ठीक है, दूसरा हमारा सिस्टम कौन आ रहा है सर? क्लोज सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम मतलब बंद तंत्र या बंद निकाय बोल सकते हो, बंद तंत्र या बंद निकाय। इसमें क्या होना है मेरे भाई? तो सर इस टाइप के सिस्टम में मास नहीं बदलेगा। मास नहीं बदलेगा मतलब उसके अंदर आने वाला अंतर क्या हो गया? जीरो। पहले भी 1 लीटर, बाद में भी 1 लीटर, तो चेंज कितना है? डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। चेंज कितना आया सर? जीरो चेंज आया। बट हाँ, एनर्जी को तो हम रोक ही नहीं सकते। इस पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई चीज ही नहीं बना है जो एनर्जी के फ्लो को रोक ले। हम लोग खाना खाते हैं, हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है, सबने सुना होगा। भाई मानव शरीर को एनर्जी किससे मिलेगा? जब हम भोजन कर रहे हैं। जब आप भोजन कर रहे हो, ठीक है, आपको एनर्जी मिला, आप कुछ काम मत करो, आप वहीं बैठे रहो, आप वहीं लेट जाओ। आप देखोगे 4-6 घंटे बाद आपको फिर से भूख लग जाएगी, आपके शरीर को फिर से एनर्जी चाहिए होगी। एक दिन तक ऐसे ही भूखे बैठे रह जाओ तो फिर आप देखोगे आपका शरीर दुर्बल होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कि हमने बॉडी में जो एनर्जी ली थी, हमने तो कोई काम किया नहीं, हम तो बस बैठे रह गए, लेटे रह गए, हिले भी नहीं। फिर भी हमारे बॉडी की एनर्जी सिस्टम में से निकल के सराउंडिंग को सप्लाई हो जा रही है। तो एनर्जी का जो ट्रांसफर है उसे कभी कोई रोक नहीं सकता। एनर्जी के ट्रांसफर को कभी कोई नहीं रोक सकता। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, याद रखिए। इसका अर्थ ये है कि आप जीवन में कुछ करो या आप जीवन में कुछ ना करो। कुछ लोग होते हैं ना, अरे यार अस्कत लग रहा है, सो जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ, अपना शरीर बचा लेता हूँ, अपनी ऊर्जा बचा लेता हूँ, कामचोर प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आप कामचोरी तो कर लोगे, बट आपकी बॉडी की एनर्जी तब भी आपके शरीर से बाहर निकल जाएगी, आपको तब भी भूख लगेगा, आपको तब भी शरीर में थकावट होगी। इसका अर्थ ये है दोस्तों, कामचोरी छोड़ो, कंफर्ट जोन छोड़ो, एक डायरेक्शन में आओ, मेहनत करो। अगर एनर्जी हमारे शरीर से निकलनी ही है तो हम उस ऊर्जा को एक सार्थक रूप ना देंगे, उस ऊर्जा से हम कुछ उपयोगिता सिद्ध करेंगे, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो या श्रमदान हो या कुछ भी करना हो जीवन में। कर्मठ बनना जरूरी है, यही हमको साइंस सिखाता है। क्योंकि आप कुछ नहीं भी कर रहे हो तो भी तो एनर्जी जा ही रही है। तो एनर्जी को एक डायरेक्शन ना दे दो, कुछ यथार्थ उपयोग में लगा दो। तो सर यहां पर क्या होता है? मास जो है नॉट ट्रांसफर्ड है, मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। किस सिस्टम में? ओपन क्लोज सिस्टम में। बट जो एनर्जी है, एनर्जी को तो रोका जा ही नहीं सकता। एनर्जी क्या रहेगी? ट्रांसफर होगी, सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम, दोनों में होना है। ठीक है, एक बहुत अच्छा मैसेज दिया मैंने आप लोग को, तो भाई आप समझ लीजिए। जो लोग आलस करते हैं, विज्ञान के हिसाब से आपका आलस में भी आपका शरीर थक ही रहा है। तीसरा सर आता है सर आइसोलेटेड सिस्टम। तो आगे से आलस छोड़िए, थोड़ा आराम कर लूंगा, थोड़ा ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा सोच सोच के हम लोग रहते हैं ना। तो भैया आराम करने से आपके शरीर में एनर्जी घट ही रही है, फिर भूख लगेगा, फिर बेचैनी होगी, थकान होना ही होना है। तो ये ऐसा सिस्टम है जहां बोथ, ठीक है, या ऐसा लिख लीजिए, मास एंड एनर्जी दोनों का जो ट्रांसफर है, मास एंड एनर्जी बोथ डू नॉट ट्रांसफर। अच्छा, ट्रांसफर का मतलब हमेशा सिस्टम से सराउंडिंग ही निकले जरूरी नहीं है। अगर सिस्टम से एनर्जी निकल के सराउंडिंग को जा रही है ना, तो वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है, परिवेश से निकाय की ओर आ रही है, तो वो एंडोथर्मिक, उसमें हीट बढ़ता है। यहाँ पे मास का चेंज भी क्या है? मास भी चेंज नहीं हो रहा है, तो चेंज इन मास जीरो, और चेंज इन एनर्जी भी क्या रहेगा? जीरो। तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। चलिए, हम लोग का ये मेन थीम नहीं था, मैं बस आप लोग को यहाँ पे निकाय वर्ड करके आया है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। एक चीज और समझ लेना कि सर ये जो क्लोज सिस्टम रहता है ना, इसके ऊपर आजकल ट्रैक में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम को याद रखना। ओपन सिस्टम को हम लोग, मेरे प्यारे साथियों, कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम बोलते हैं, नियत आयतन सिस्टम, याद रखना, कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम। और जो वही क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम को आप लोग नाम देते हो कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम, नियत दाब निकाय। क्योंकि देखो, कंटेनर हमारा क्लोज है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का असर पड़ नहीं रहा है, तो उसका प्रेशर क्या है? फिक्स है। तो इसको हम लोग कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम के नाम से जानते हैं। आजकल इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यूपीएससी, एसएससी अटैक कर रहे हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ओपन सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम, क्लोज सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम। क्लियर रहेगा सब लोग को? चलिए आगे आइए,
टाइप ऑफ रिएक्शन में हम लोग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन तो पढ़ रहे थे। अब बात करते हैं सर इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन होते कितने टाइप के हैं, वो भी तो जानना जरूरी है। ठीक है, तो आइए मेरे दोस्तों, हम बात करेंगे सर इरिवर्सिबल रिएक्शन की, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है भाई, इरिवर्सिबल रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये कितने टाइप के होते हैं तो बेसिकली आप याद रख लीजिएगा, इनको हम लोग 4 पार्ट में बांटेंगे। पहला जो आएगा सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जेड रहता है, कई जगह एस भी देख लोगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हिंदी में क्या नाम दोगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। दूसरा जो आता है सर, जिसे हम नाम देंगे सर रेडॉक्स रिएक्शन, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा ऑक्सीकरण अपचयन का, तो भैया ऑक्सीकरण अपचयन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन का ही पार्ट है, जिसे हम लोग बोलते हैं अपोपचयन अभिक्रिया, अपोपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स ही बोल लो। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। द थर्ड रिएक्शन इज प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक, एंड द फोर्थ वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो जो आपने योगात्मक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ये सब जो पढ़ा है वो बात की बात है, अभी तो हम रिवर्सिबल में ही पढ़ रहे हैं, तो हम एक डेकोरेटेड वे में जा रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि जितनी चीजें हम आपको डिलीवर करेंगे वो ज्यादा ऑथेंटिक रहेंगी, आप ये मान के चलिएगा कि वो रियल पार्ट ऑफ साइंस है। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे आप नाम दोगे ऊष्मीय विघटन अभिक्रिया, थर्मल डिकम्पोजिशन, ऊष्मीय विघटन अभिक्रिया। बात समझ में आ गई। ये 4 टाइप के केमिकल रिएक्शंस हम लोग को देखने हैं। चलो एक एक को थोड़ा सा धीरे धीरे से समझ लेते हैं। बात हो रही है पहला नंबर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। इस पे पीएससी हो, व्यापम हो, दुनिया भर के एग्जाम इस पे हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, एसएससी रेलवे तो बहुत पूछ चुका है। क्या होता है सर कि जब अम्ल की अभिक्रिया हम किसके साथ करते हैं जी, क्षार के साथ करते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, अम्ल की अभिक्रिया हम किसके साथ कर रहे हैं, क्षार के साथ कर रहे हैं। तो इस अभिक्रिया को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इसमें क्या बनता है तो सर इसमें बनता है सर लवण बनता है, सॉल्ट बनता है, और साथ ही साथ में वाटर मॉलिक्यूल क्या होती है, रिलीज होती है। तो यही अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके क्या बना लिए, सॉल्ट बना लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे प्यारे साथियों, मैं कहता हूं मेरे पास एग्जांपल है कि एसिड की जगह पे मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया और बेस की जगह पे मैंने कॉस्टिक सोडा, इसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हो, एसएससी में इसका नाम पूछता है, दिस इज कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। और ये तो आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दोनों आपस में जुड़ेंगे, क्या बना लेंगे, तो सर यहाँ का Cl माइनस, यहाँ से H प्लस, यहाँ Na प्लस OH माइनस। सर माइनस वाला प्लस के पास, प्लस वाला माइनस के पास भेजोगे तो हमारा क्या बनेगा, NaCl प्लस ऑफ H2O बनेगा, नहीं बनेगा। तो सर सॉल्ट प्लस वाटर बना कि नहीं बना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं, उसे ही को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया।
क्या बोलते हैं सर, उदासीनीकरण अभिक्रिया। पहला समझ में आ गया? यस सर, आ गया। चलिए दूसरी अभिक्रिया को थोड़ा सा हम देखने आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया जो थी दोस्तों हमारी, वो किस नाम से जानी जा रही थी सर? रेडॉक्स रिएक्शन। चलो आ जाओ, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स मतलब नाम से ही क्लियर है कि रेड ऑक्स, ललका बैल। नहीं भाई, रेड ऑक्स मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स रिएक्शन जब आप ले रहे हो दोस्तों, तब इसे आप दो पार्ट में बांटते हो। इसे आप दो पार्ट में बांटते हो, और वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक आता है सर आप लोग का ऑक्सीकरण। याद रखना सर, रेडॉक्स रिएक्शन में एक बात याद रखना कि सर 99.9% जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, है ना, केमिकल रिएक्शन, वो सब रेडॉक्स के कैटेगरी के अंदर ही आती हैं। मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन में ही आ जाती हैं। दुनिया भर के जितने भी केमिकल रिएक्शन है, उसका लगभग 99% या उससे भी ज्यादा हिस्सेदारी जो है अकेले रेडॉक्स के अंदर आता है। और इसके दो हाफ रिएक्शंस होते हैं। एक का नाम है सर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, जिसको आप क्या नाम देते हो? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। और जो सेकंड वन है, इसे हम नाम देते हैं सर रिडक्शन। इसलिए रेड मतलब रिडक्शन, RED, रेड हो गया, रिडक्शन अपचयन, और ऑक्सीडेशन में OX, तो जोड़ के बन गया रेडॉक्स। मतलब ये है सर अपचयन अभिक्रिया। अब इन लोगों में क्या क्या अंतर है भाई, चलो जल्दी से देख लो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं ना। जैसे Mn से अगर मुझे Mn+2 बनाना है, इसका मतलब मैंने दो इलेक्ट्रॉन क्या किया? त्याग दिया है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, डी इलेक्ट्रॉनिफिकेशन प्रोसेस के नाम से जाना जाएगा। अंग्रेजी वाले लिख लेंगे, ये क्या है? डी इलेक्ट्रॉनिफिकेशन। दिस इज डी इलेक्ट्रॉनिफिकेशन। दूसरा सर, धनावेश की संख्या बढ़ती है, पॉजिटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। धनावेश की संख्या इस अभिक्रिया में क्या हो रही है? बढ़ती है, बढ़ती है। ठीक है, आपने जो बेसिक डेफिनेशन पढ़ा होगा कि सर ऑक्सीजन का योग होता है एवं हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का निष्कासन, यही बात पढ़े हो? निष्कासन, है ना। ऑक्सीकरण की परिभाषा अगर आपसे कोई भी पूछे तो आप यही कहते हो कि सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, 10वीं की परिभाषा है। पर हर रिएक्शन में, हर रिएक्शन में अगर मेरे को PCl5 को अगर तोड़ना है PCl3 प्लस ऑफ Cl2, तो ना तो सर यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है और ना ही यहाँ पर ऑक्सीजन दिख रहा है। तो अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ते या रिमूव नहीं होते तो क्या वो रेडॉक्स में नहीं आएगा? तो बिल्कुल आएगा सर। इसलिए इस परिभाषा को थोड़ा सा और करेक्शन कर दीजिए। सर ऑक्सीडेशन में क्या होता है? विद्युत धनी योग, विद्युत ऋणी तत्व जो होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो हैं, विद्युत ऋणी तत्व, इनका योग होगा, योग होगा। और जो हमारे विद्युत धनी, क्योंकि हाइड्रोजन विद्युत धनी है ना, ठीक है, तो विद्युत ऋणी तत्व जुड़ रहा है, तो जो विद्युत धनी तत्व है, धनी तत्व है, इनका क्या होगा? निष्कासन होगा। तो विद्युत ऋणी तत्व का संयोग होता है विद्युत ऋणी तत्व, विद्युत धनी तत्वों का निष्कासन विद्युत ऋणी तत्वों का अगर योग हो रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो क्लोरीन बाहर निकल रहा है, इसका मतलब कि फास्फोरस PCl5 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। विद्युत ऋणी तत्व निष्कासित किया जा रहा है ना, सॉरी अपचयन हो रहा है, विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन हो रहा है। तो ये वो विद्युत ऋणी तत्व का योग होगा तो ऑक्सीकरण, निष्कासन हो जाएगा तो अपचयन कहलाएगा। तो बस अपचयन की भी सारे पॉइंट्स आपको यहीं से क्लियर होते हुए दिख जा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। इस प्रोसेस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का संयोग होगा, इलेक्ट्रॉन का संयोग होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिफिकेशन प्रोसेस है ये। इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाना मतलब इलेक्ट्रॉनिफिकेशन प्रोसेस हो गया ना। दूसरा नंबर पॉइंट कि सर धनावेश की संख्या ऑक्सीकरण में बढ़ती है, तो यहां पर धनावेशों की संख्या घटेगी, धनावेशों की संख्या घटेगी। ठीक, ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, यहां उल्टा हो जाता है, हाइड्रोजन का योग एवं
ऑक्सीजन का निष्कासन। पर हर अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो मौजूद होंगे नहीं, इसलिए आप ऐसा बोल सकते हो कि सर जब बात अपचयन अभिक्रिया की होगी तो जो हमारे विद्युत धनी तत्व हैं, विद्युत धनी तत्व ये क्या होंगे, ये जुड़ेंगे, और जो हमारे विद्युत ऋणी तत्व हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये रिमूव किए जाएंगे। इनका योग होगा और इनको वियोग करेंगे, निष्कासन करेंगे। तो ये हो गया हमारा एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच का बेसिक सा अंतर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़े तो ऑक्सीडेशन मानना, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज घटे तो रिडक्शन मानना। उदाहरण के तौर पे मेरे प्यारे साथियों ध्यान देंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि भैया मेरा MnO4 माइनस से मैं बना रहा हूं Mn+2। तो प्यारे साथियों यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या आप निकालिए, तो Mn का ऑक्सीकरण संख्या के लिए Mn को x मान लिया, +4 टाइम ऑक्सीजन। अभी वैलेंसी पढ़े हो तुम लोग, वैलेंसी पढ़े हो ना जी। तो ऑक्सीजन का क्या आता है, ऑक्सीकरण अवस्था -2 आता है, इक्वल टू जो स्पीयर पे चार्ज है क्या, -1। तो x -8 इक्वल टू क्या हो गया, -1। तो x की वैल्यू -1, ये -8 उधर जाके क्या हो जाएगा, +8। x की वैल्यू कितनी आ गई, +7। तो Mn पे ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई, +7 की आ गई, और ये क्या है, +2। मतलब आप +7 से +2 जा रहे हो। आप देख रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, और जब भी पॉजिटिव चार्ज घटता है इस अभिक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, रिडक्शन। तो आपसे बस यही पूछ दिया जाता कि चलो बताओ ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है कि अपचयन अभिक्रिया है, तो हम लोग सर समझ गए कि सर ये कैसी अभिक्रिया है, सर ये एक अपचयन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, अपचयन। बस इतना समझ लो, जहां पे धनावेशों की संख्या बढ़ेगी वो ऑक्सीकरण है, जहां पर धनावेशों की संख्या घट गई वो अपचयन है। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं कि सर मैंने अगर Fe+2 से आपको Fe+3 बनाने बोल दिया, अब बताइए सर ऑक्सीकरण है कि अपचयन है। तो सर आप +2 से +3 जा रहे हो, पॉजिटिव चार्ज की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, और जब भी पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ती है अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। सेम इसी तर्ज पे मेरे प्यारे साथियों मैं आप लोगों को बहुत से बथेरे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को दे सकता हूँ, आप आराम आराम से बना सकते हो। ठीक है, मान के चलिए सर मेरे पास Fe2O3 है, Fe2O3, और मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूं कैसे भी करके Fe में, 2 टाइम्स Fe प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ O2, ऐसा कर रहा हूं, 3/2 टाइम्स ऑफ O2 ऐसा। ठीक है मेरे भाई, तो आप देखिएगा आपका Fe पे क्या चार्ज आ रहा है, 6/2 + 3, और यहां पर क्या चार्ज आ रहा है, कोई भी जो इंडिपेंडेंट एलिमेंट होता है नेचुरल स्टेट में पाया जाता है, किसी भी तत्व यौगिक के साथ जुड़ के यौगिक नहीं बनाया है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था सदैव शून्य ली जाती है। तो +3 से 0 हो रहे हो, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है, और पॉजिटिव चार्ज घट रहा है मतलब अभिक्रिया क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। समझ में आया। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये पूरा रेडॉक्स के अंदर आप लोग को पढ़ना रहता है, बहुत डीप टॉपिक है, अब मगर आप उसको समझ रहे हो कि कैसे निकालना है। ठीक है दोस्तों, यहां तक हो जाएगा सब लोग को, रेडॉक्स भी समझ में आ गया। अगला कौन सा अभिक्रिया है सर, तीसरी अभिक्रिया जो हमने पढ़ी थी सर, अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन है ना, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन, तो देखो प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन जो अवक्षेपण अभिक्रिया होती है ना, इसके लिए थोड़ी सी बात आप समझिएगा कि कुछ केमिकल्स जैसे आप लोगों ने लैब के अंदर देखा होगा, कभी केमिस्ट्री लैब में गए होंगे कि एक केमिकल को दूसरे से मिलाते थे तो नीचे ना व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का, येलो कलर का, अलग अलग कलर के ना बालू जैसे कुछ कुछ नीचे दिखता था, प्रेसिपिटेट अवक्षेप, और वो फिर फर्दर ना घुलता नहीं था एक बार बन जाने के बाद। तो प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन तभी संभव है जब आप संतृप्तता के स्तर को पार कर जाओ, इस लेवल ऑफ या लिमिट ऑफ सेचुरेशन पार कर जाओ। लिमिट ऑफ सेचुरेशन का अर्थ क्या होता है समझ रहे हो, कि मान के चलिए कि कोई भी चीज किसी चीज में घुल रही है, तो घुलने की भी एक लिमिट है। जैसे मान लीजिए मैंने 1 लीटर पानी रखा है, उसमें मैंने लाके 50 ग्राम शक्कर डाल दिया, डिजोल्व किया, पूरा शक्कर गायब हो जाएगा। तो 100 ग्राम डाला, डिजोल्व किया, पूरा 100 ग्राम शक्कर उसमें घुल जाएगा, शरबत बन जाएगा। अगर मैंने 1 लीटर पानी में 1 केजी शक्कर डाल दिया, तो क्या वो शक्कर उसमें घुलेगा क्या, नहीं घुलेगा, गीला होके रह जाएगा।
तो कहने का अर्थ मेरा यही है दोस्तों कि कोई भी सॉल्वेंट जो विलायक है एक लिमिट तक ही चीजों को डिसॉल्व कर पाती है। उस लिमिट तक जहां तक वो चीजों को डिसॉल्व कर लेती है उसको हम लोग उसकी संतृप्तता की स्तर बोलते हैं, सैचुरेशन लिमिट बोलेंगे। उसके नीचे तक की सारी विलियन चीजें क्या है, डिसॉल्व हो जाएंगी, मतलब संतृप्त है। फिर उससे ज्यादा अगर आप अमाउंट बढ़ाओगे विलय का तो भैया वो विलियन जो है डिसॉल्व होना बंद कर देगा, असंतृप्त हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। और वही अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ही क्या बनाते हैं, प्रेसिपिटेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने सिल्वर नाइट्रेट में मैंने किसको मिला दिया, सोडियम क्लोराइड को मिला दिया। तो आप सब लोग को पता है दोनों सॉलिड स्टेट में है। ये ऐसा करते ही क्या हो जाएगा, AgCl प्लस ऑफ NaNO3। ये जो AgCl बनता है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट के तौर पे नीचे में आप लोग को दिखाई देगा, व्हाइट PPT। बात समझ में आ गया? ठीक है। जैसे मेरे पास है बेरियम और मैं इसका रिएक्शन करा रहा हूँ जिंक सल्फेट के साथ, तुरंत ये क्या करेगा, बेरियम एल्कलीन अर्थ मेटल का है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक से, जिंक को बाहर निकाल देगा। ये जो बेरियम सल्फेट बन गया इसका येलो प्रेसिपिटेट बन गया हमारा, ठीक है, बेरियम सल्फेट। तो इस तरीके से ये प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन है जिसमें सैचुरेशन लिमिट के ऊपर हम जब भी कंसंट्रेशन ले जाते हैं तो प्रोडक्ट ऐसा हो जाता है ना जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं और ये प्रेसिपिटेट अनसैचुरेटेड रहते हैं, घुलते नहीं है। एक दिन बाद भी देखोगे टेस्ट ट्यूब में वो ऐसे ही तली में बैठे रहेगा। ठीक है, चलो चौथा रिएक्शन में हमने क्या देखा था सर, इरिवर्सिबल में, है ना। ये तीन हो गए हमारे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसमें विघटन अभिक्रिया। चौथा इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या था जी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए भाई, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है मेरे दोस्त। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख रहे हैं जिसको हम लोग उसमें विघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, है ना। इसमें क्या करना है सर, जैसे ZnCO3 है, जिंक कार्बोनेट है, आप इसको हीट कर दो। जैसे हीट करोगे सर ZnO अलग हो जाएगा और जो गैस होती हैं वो हवा में उड़ जाएंगी। तो किसी भी बड़े से कंपाउंड को जब हम लोग ऊष्मा का उपयोग करके क्या करते हैं, छोटे यौगिकों में या किसी गैस को मुक्त करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये जो समोसा बनाया हूं ये हीट है, टेम्परेचर आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा KClO3, पोटेशियम क्लोराइड है। इसको अगर मैं डिसॉल्व करता हूं ये कैसे टूटेगा, 2 टाइम्स KCl अलग हो जाएगा प्लस ऑफ 3 टाइम्स O2 अलग हो जाएगा। 6 ऑक्सीजन थे, ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है यहाँ से मुक्त हो रही है। तो ये है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मुझे लगता है इरिवर्सिबल रिएक्शन के सारे टाइप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन समझेंगे और साथ ही साथ वो अभिक्रियाएं जिनका आप नाम सुनते हो पढ़ते हो, योगात्मक अभिक्रिया, है ना, एडिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर रहेगा वो कंप्लीट भी हो जाएगा। और हाँ, कोई भी चैप्टर जब हम लोग लगाते जाएंगे ना या कंप्लीट होगा चैप्टर तो सर मैं उस पर MCQ सीरीज आप लोग को जरूर कराऊंगा प्रैक्टिस, क्योंकि जब तक आप MCQ नहीं बनाओगे तब तक, MCQ के माने ना हम रिविजन भी कर लेते हैं ना अच्छे से पूरे एंटायर कॉन्सेप्ट का, और साथ में हमको पैटर्न पता चलता है कि एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी तक की चीजों को एक बार आप शॉर्टली रिवाइज कर लीजिए। क्या क्या आज हमने पढ़ा, तो सर आज हमने पढ़ा कि आगे से कोई भी पूछे कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो सर 2 प्रकार के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। कौन सा बाई डायरेक्शनल है तो सर रिवर्सिबल, किसमें इक्विलिब्रियम पॉसिबल है तो सर रिवर्सिबल, कौन ओपन और क्लोज सिस्टम दोनों में संभव है तो सर इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस कहाँ होता है तो सर केवल और केवल क्लोज सिस्टम के अंदर होता है, ओपन में नहीं होता। ये सी पूछ चुका है। ठीक है, चलो यहां तक के याद रखा। कौन प्रैक्टिकल रिएक्शन है तो सर इरिवर्सिबल। अब ये सिस्टम की बात आई थी तो सिस्टम को थोड़ा सा हम लोग समझ गए कि सिस्टम जो है जिसपे स्टडी हमारा फोकस रहता है उसे हम निकाय कहते हैं, उसको छोड़ दो तो बाकी सारी चीजें परिवेश कहलाएंगी, और इन दोनों को पार्टीशन वाली जो बाउंड्री सीमा है वो बाउंड्री कहलाएगी। बाउंड्री हमेशा फिक्स रहे जरूरी नहीं है, वो मूव भी कर सकता है। ठीक है, अब सिस्टम के बारे में भी हमने 3 टाइप के सिस्टम जान लिए, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है,
द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का ही स्थानांतरण संभव है निकाय और परिवेश के बीच में। और क्लोज सिस्टम में केवल और केवल ऊर्जा ट्रांसफर होती है, मास रिमेन्स अनचेंज्ड। आइसोलेटेड सिस्टम एक हाइपोथेटिकल थॉट है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे थर्मस फ्लास्क में आप पानी भरते हो तो ना तो पानी का अमाउंट कम होता है और ना ही पानी की गर्माहट कम होती है, पर एक हफ्ते तक मैं वैसे ही छोड़ दूंगा उस पानी को, भाई 24 घंटे तक वो पानी को गर्म रख लेगा, एक हफ्ते तक रखेगा क्या? नहीं, क्योंकि अंदर जो हीट एनर्जी है, कितनी भी बढ़िया आप दीवार बना लो, वो निकलेगी ही निकलेगी। आप एनर्जी के फ्लो को रोक ही नहीं सकते हो, ये बात एकदम सुन लो, साइंस ये बात सिखा रहा है। इसलिए अपने शरीर को मत बचाओ, कामचोरी मत करो। कुछ लोग होते हैं ना एकदम शरीर बचा लेंगे, काम नहीं करना है क्योंकि शरीर हमारा बड़ा कीमती है। अरे जवानी चले जाएगी, बुढ़ापे में वैसे ही किसी काम के नहीं हो, इसलिए जितना हो सके उतना काम करो। 10 काम लोग बोलते हैं, तुम 25 ठोक करके दिखा दो, काम 25 है, ऐसा वाला गाना आया था ना। चलिए, तो इसमें मास एनर्जी बोथ आर नॉट ट्रांसफर, ठीक है। बाकी हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन को पढ़ना शुरू किया, जो प्रैक्टिकल रिएक्शन है, इनको 4 कैटेगरी में बांटे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और सबको थोड़ा सा समझा। रेडॉक्स के अंदर हमने जाना, हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को थोड़े एग्जांपल्स हुए, और फिर यहाँ तक की चीजों को क्लियर कर लिया। तो होप्स आप सब लोग को बढ़िया से आज का क्लास समझ में आया होगा, रिवीजन भी हो गया, अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।